इन दोस्तों, मैं अनुज वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सीडीएस बुलेट पे। आज हम करने जा रहे हैं सीडीएस 2023 के मेंसुरेशन के क्वेश्चंस। मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैं आज वो आपको कराने जा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, इसका बेस 2a है, हाइट h है। तो इसके अगर मैं तीनों साइड्स पर 3 स्क्वायर्स बना दूं तो इस प्रकार प्राप्त टोटल फिगर का टोटल एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले एक आइसोस्केलस ट्रायंगल ले लिया। इसकी साइड्स, इसका जो बेस है वो 2a है और इसकी जो हाइट है वो h है। मुझे पता है कि जो हाइट है आइसोस्केलस ट्रायंगल को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो ये भी a होगा और ये भी a होगा। और पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से अगर राइट एंगल ट्रायंगल का बेस और परपेंडिकुलर आपके पास है तो हाइपोटेनस अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा। सेम ये होगा। तो अगर इस पर मैं चार फिगर्स मेरी बनेंगी। पहला तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 1/2 2a गुणा h। ट्रायंगल का एरिया बनेगा 1/2 2a इंटू h, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं ah। ये दो ये बनेंगे, एक इस पर आप स्क्वायर बना दीजिए, एक इस पर आप स्क्वायर बना दीजिए और दोनों का स्क्वायर का एरिया सेम होगा। स्क्वायर की साइड अगर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा। तो सर स्क्वायर का एरिया होगा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ऐसे ऐसे कितने हैं, दो हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 2h स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। उसके साथ फिर एक तीसरा स्क्वायर यहाँ बनेगा। इसका एरिया कितना बनेगा सर, अगर ये 2a है तो इसका एरिया बनेगा 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर इसमें और आप जोड़ दीजिए तो आपका बन जाएगा 6a स्क्वायर 2h स्क्वायर और प्लस का ah। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ पाइथागोरस ट्रिपलेट पे आधारित क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक पेंडुलम 99 डिग्री के कोण पर घूमता है और इसका एक सिरा है 14, इसका सिरा 14.3 सेंटीमीटर के आर्क को बनाता है। तो आपको बताना है कि पेंडुलम की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले ये पेंडुलम है और पेंडुलम एक ही पॉइंट पर घूम रहा है, तो इसका मतलब यह है कि एक सर्किल का रेडियल सेक्टर है और इस रेडियल सेक्टर का एंगल कितना है, 9 डिग्री है। इसकी लंबाई कितनी है, 14.3 सेंटीमीटर है। आपको ये r निकालना है और r ही इसकी लेंथ होगी। जो इस सर्किल की रेडियस होगी वही पेंडुलम की लेंथ होगी। अगर पेंडुलम की लेंथ है तो मुझे पता है कि 2 पाई r यानी कि 2 गुणा 22/7 इंटू में r इंटू में थीटा कितना है 9 डिग्री अपॉन में टोटल 360 में से आपको पूरा सर्किल 360 का होता, आपको सिर्फ 9 डिग्री चाहिए। ये कितने के बराबर आ रहा है, तो पूरी आर्क का आप 9/360 डिग्री ले रहे हैं। तो 22 से ये 11 से ये 2 बार कटेगा, 11 से ये 1.3 टाइम्स कटेगा। उसके बाद 9 360 ये आपका 13 आ जाएगा और उसके बाद 10 से ये 13 बनेगा और 7 बनेगा तो आर आ जाएगा आपका 13 इंटू 7 यानी कि 91 और यही इसकी क्या होगी, लेंथ होगी। तो ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस हम इस तरह से थोड़ा सा लॉजिक भी लगा देते हैं। जैसे अगर ये 14.3 है तो इसका मतलब 14.3 143। हर बच्चा जो कंपटीशन में मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहा है या मैथ्स को तैयार कर रहा है उसको थोड़े बहुत फैक्टर्स पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 144 है तो आप कहेंगे कि सर 2 इंटू 72 या 16 इंटू 9 144 हो जाएगा, या फिर 36 इंटू 4 हो जाएगा, या 18 इंटू 8 हो जाएगा। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन कुछ पर्टिकुलर नंबर्स का आपके पास होना चाहिए ताकि आपका टाइम बचे। तो अगर आपको ये फैक्टराइजेशन पता होता तो आप 14.3 को 11 इंटू 13 कर देते और 11 आपका पाई से कट जाएगा, आपके नज़र में ये बात आ जाएगी और 13 का फैक्टर ही या 13 का ही मल्टीपल आपका आंसर बनेगा। तो 13 का मल्टीपल इसमें सिर्फ 91 है, तो आपका आंसर होता 91। तो कुछ चीजें आप निकाल सकते हैं। एक पुल का चाप, एक पुल की जो आर्क है वो आर्क के रूप में है। चलिए, पुल की लंबाई 40 मीटर है और इसकी बीच में ऊंचाई 8 मीटर है। तो ध्यान दीजिएगा, एक पुल है ये, इस पुल की जो लंबाई है
टोटल जो लेंथ है वो 40 मीटर, इस पुल की जो टोटल लंबाई है वो 40 मीटर। इसकी जो बीच बीच में जो ऊंचाई है वो 8 मीटर है, यानी कि 90 डिग्री बनेगा, ये 8 मीटर है। आपसे पूछा गया है कि ये पुल जिस सर्कुलर रेडियस पे बनाया गया है, जिस वक्रता त्रिज्या पर बनाया गया है, वो वक्रता त्रिज्या बताइए। तो आपको ये बता, ये कितना बनेगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी आप सर्कुलर फिगर बनाते हैं, चाहे वो आप पुल बना रहे हैं, चाहे कुछ कोई भी फिगर बना रहे हैं, तो जब आप उसे, चाहे आप सड़क मोड़ रहे हैं, तो जब आप उसे मोड़ते हैं तो कोई ना कोई आप उसकी रेडियस रखते हैं और कोई ना कोई आप उसको एंगल देते हैं। तो इसकी रेडियस किसी ना, कोई भी सर्कुलर, कोई भी आर्क है, किसी ना किसी सर्कल का पार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं एक सर्किल बना लेता हूं, ये मेरा सर्किल हो गया। मैं ये मान के चलता हूं कि ये इस सर्किल का पार्ट है और ये पुल मैंने यहां तक बना दिया और इस पुल की लंबाई है 40 मीटर। मुझे पता है कि ये मुझे निकालना है। तो अगर मैं इस सेंटर से आर्क कोड पर परपेंडिकुलर डालता हूं तो वो इसे दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। तो 40 का कितना हो जाएगा, 20 और 20। इसे मैं और आगे बढ़ाता हूँ तो ये 2r हो जाएगा। मुझे पता है कि अगर दो कोड्स सर्किल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा। अगर ये ए है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर होगा थर्ड इंटू फोर्थ। ये बात हमें पता है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको ए मान लेता हूं और इसको क्या मान लेता हूं, अच्छा ये दे रखा है आपका 8, ये आपको 8 दे रखा है, ये आपको 8 दे रखा है और उसके बाद ये कितना है, ये मैं ए मान लेता हूं। तो मुझे पता है कि 8 इंटू ए इज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 20। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400/8 यानी कि 50 आ जाएगी। ए आपका 50 आ गया। तो टोटल डायमीटर आपकी कितनी आ जाएगी, टोटल डायमीटर आप 8 जोड़ दीजिए 50 में, तो टोटल डायमीटर आपकी 58 आ जाएगी। और 58 अगर डायमीटर आ रही है तो नो डाउट रेडियस कितनी आ जाएगी, 29 मीटर आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इसकी रेडियस इसकी डायमीटर का हाफ होगी, यानी कि 29 मीटर आपकी रेडियस निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले तीन ठोस गोले हैं, इनको एक साथ पिघलाया जाता है, मेल्टेड टुगेदर, और एक बड़ा गोला बनाया जाता है। उसके बाद तीनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जो पहले टोटल सरफेस एरिया आ रहा था और जो नए गोले का टोटल सरफेस एरिया आ रहा है, उनके बीच में कंपैरिजन करनी है, परसेंटेज क्या इंक्रीज हुई या क्या डिक्रीज हुई, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मेट पता होना चाहिए कि अगर मैं तीन गोले ले रहा हूं, 3, 4 और 5 यूनिट के, तो जो परिणामी गोला आएगा वो 6 यूनिट रेडियस का आएगा या 6 यूनिट डायमीटर का आएगा। अगर मैं इसको ही डबल कर देता हूं तो 6, 8 और 10 अगर मैं ले रहा हूं तो ये टोटल 12 आ जाना चाहिए। इसको मैं कंपेयर भी कर सकता हूं, जैसे 4/3 पहले गोले का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई, आर क्यूब का मतलब है 6 का क्यूब। इसी तरह से 4/3 पाई कॉमन लेकर, 4/3 पाई कॉमन लेकर मैं इधर 8 का क्यूब कर सकता हूँ और इधर 10 का क्यूब कर सकता हूँ, और ये बराबर आ जाएगा 4/3 पाई। बड़े गोले की रेडियस अगर मैं बड़ा आर मान लूँ तो 4/3 पाई आर क्यूब। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 6 का क्यूब आ जाएगा 216, 8 का क्यूब आ जाएगा 512 और 10 का क्यूब आ जाएगा कितना, 1000। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 1728 बन जाएगा। 1700, ये 1728 बन जाएगा और ये आर क्यूब आ गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट 1728 यानी कि 12, क्योंकि 12 का क्यूब होता है 1728, तो 1728 का क्यूब रूट कितना होगा, 12 होगा। तो आपका जो रेडियस आ गया वो कितना आ गया,
12 अपनी रेडियस आ गई। तो इस तरह से हमने ये चीज़ साबित कर ली कि 12 अपनी रेडियस आ जाएगी। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अगर 12 रेडियस आ रही है तो कंपैरिजन करेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई सब जगह से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो मैं इनके स्क्वायर की कंपैरिजन कर सकता हूँ। 6 का स्क्वायर कितना बनेगा 36 बनेगा। अगर मैं सरफेस एरियाज की बात कर रहा हूँ और सिमिलर फिगर्स में सरफेस एरिया, देखिए सिमिलर फिगर्स अगर है, दो सर्किल हैं सिमिलर फिगर, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर फिगर, दो स्क्वायर हैं सिमिलर फिगर है, या दो गोले हैं स्फेयर्स हैं वो सिमिलर फिगर हैं। आप एक सिमिलर फिगर से दूसरे सिमिलर फिगर पर, मतलब दो सिमिलर फिगर में आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट पर जा रहे हो, तो आप सिर्फ जैसे यूनिट से यूनिट स्क्वायर पर जा रहे हो, मतलब एरिया आप डायमीटर रेडियस से एरिया की तरफ जा रहे हो, तो आपको सिर्फ रेशियोज का स्क्वायर करना होता है। अगर आप डायमीटर से वॉल्यूम की तरफ जा रहे हो तो आपको सिर्फ रेशियोज का क्यूब करना होता है। तो अगर आप डायमीटर से या रेडियस से आप सरफेस एरिया की तरफ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, सर स्क्वायर कर देंगे। 36, 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर, उसके बाद इसका स्क्वायर कितना होगा 144। इन सबको जोड़ दीजिए और इससे रेशियो निकालिए, कितना आ जाएगा। तो ये 200 आ गया और ये आ गया 144। मुझे 100 से कंपेयर करना है, तो अगर मैं इसको 100 ले लूँ तो ये कितना आ जाएगा 72। तो मैं कह सकता हूँ कि 100 से 72 हो गया, कितने की कमी हो गई 28 की। तो मैं कह सकता हूँ कि यही 28 परसेंटेज को डिनोट करेगा, क्योंकि आप 100 पर ही कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 28% का आपका क्या आ जाएगा, डिप आ जाएगा। तो बहुत बेसिक से मैंने ये बात आपको समझाई है, आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर बाहरी व्यास वाला खोखला सिलेंडर बनाया जाता है, तो सिलेंडर की मोटाई कितनी होगी। तो ध्यान दीजिए, कोई भी खोखला सिलेंडर जब आप बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है। ये ये इनर रेडियस होगी, सपोज मैं इसे आर मान लेता हूँ, और ये आउटर रेडियस होगी, इसको मैं आर मान। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इनर सिलेंडर को आउटर सिलेंडर में से घटा दें तो आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, इनर सिलेंडर को आउटर सिलेंडर में से घटा दें तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम आपको, अगर गोले को पिघलाकर सिलेंडर बनाया गया है, तो जो खोखला पार्ट है उसका वॉल्यूम आपको नहीं चेक करना, जो सिलेंडर की मेटल वाला पार्ट है उसका आपको वॉल्यूम चेक करना है। और वो वॉल्यूम किस तरह से निकलता है, वो वॉल्यूम निकलता है पाई आर स्क्वायर एच और माइनस पाई आर स्क्वायर। तो पाई और एच अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसे मैं लिख सकता हूँ पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर और इंटू, और ये किसके बराबर है, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के टोटल वॉल्यूम के बराबर है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर, बाहरी त्रिज्या है, बाहरी व्यास अगर 10 है तो बाहरी त्रिज्या कितनी होगी 5 होगी। तो 5 प्लस आर 5, 5 प्लस आर 5 माइनस आर इज इक्वल टू 4/3 पाई गुणा में 3 का क्यूब, यानी कि 3 3 और 3। पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, एक 3 से एक 3 कैंसिल कर सकते हैं। तो 25 25 माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना है 9 चौक 36 आ रहा है। 25 आर स्क्वायर, 25 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ रहा है। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, इसमें ऊंचाई की गुणा और करनी है, तो मैं 4 की गुणा और कर देता हूँ। तो 4 की गुणा अगर मैं करूँगा तो ये 4 इस 4 से कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, तो ये आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16, और आर स्क्वायर 16 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, आर की वैल्यू
4 आ जाएगी। इसका मतलब रेडियस अगर आउटर रेडियस अगर 5 है, इनर रेडियस अगर 4 है, तो मोटाई कितनी होगी 5 माइनस 4 यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला आंशिक रूप से भरे पानी में गिराया जाता है, बेलन में गिराया जा रहा है। बेलनाकार बर्तन की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। यदि गोला पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है तो बेलनाकार बर्तन में पानी का स्तर कितना बढ़ेगा। तो सीधी बात यह है कि अगर हम किसी आर्किमिडीज का जो थ्योरम है वो ये कहता है कि अगर कोई वस्तु किस पानी में डुबोई जाती है तो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस करती है। तो जो अगर गोला पूरी तरह से पानी में डूबा गया है, इसका मतलब ये है कि ये अपने वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस करेगी। अच्छा, किस प्रपोर्शन में डिस्प्लेस करेगी? सर, पानी जो डिस्प्लेस होगा वो ऊपर उठेगा। ऊपर उठेगा किस फिगर में ऊपर उठेगा? सर, जिस फिगर में वो पानी भरा हुआ है उसी फिगर में उठेगा। अगर वो बेलनाकार बर्तन में भरा हुआ है तो बेलनाकार फॉर्मेट में उठेगा। तो इसकी रेडियस हमें पता है, बस इसका जो उठने की जो हाइट है वो हमें पता करनी है। तो इसका मतलब ये है कि उठे हुए पार्ट का वॉल्यूम इस गोले के वॉल्यूम के बराबर होगा। ये चीज हमें पता अगर है तो हम सीधा सीधा करेंगे कि पाई, बेलन का उठा हुआ पार्ट पाई, बेलन की त्रिज्या है 10 यानी कि 10 का स्क्वायर, 10 गुणा 10 इंटू एच, कितनी ऊंचाई प्राप्त करी है ये मुझे पता करना है, बराबर किस वॉल्यूम ने 4/3 पाई इंटू 5 गुणा 5 वॉल्यूम। इस वॉल्यूम ने इस रेडियस इस एरिया पर कितना हाइट प्राप्त की है ये मुझे पता करना है। तो 5 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा। पाई से आप पाई कैंसिल कर सकते हैं और 4 से आप 4 कैंसिल कर सकते हैं। तो h बराबर कितना आ जाएगा? 1/3 सेंटीमीटर आ जाना चाहिए। h बराबर 1/3 सेंटीमीटर आ जाना चाहिए। अच्छा, 4/3 पाई गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 रहेगा, तो ये एक 5 बच जाएगा। इस 5 की यहाँ गुणा करेंगे तो आपकी हाइट कितनी आ जाएगी? 5/3 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस बात को हम समझ गए होंगे कि टोटल वॉल्यूम जो गोले का है वो इस उठे हुए पानी के वॉल्यूम के बराबर होगा। पानी किस में उठेगा? सर, आर रेडियस वाले बेलनाकार बर्तन में उठेगा। तो हमें रेडियस पता है यानी कि एरिया पता है जिस एरिया में उठेगा, बट हाइट नहीं पता किस हाइट में उठ रहा है। तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर रख देंगे, आपको हाइट मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 8 सेंटीमीटर, 12 और 24 सेंटीमीटर के किनारों के घनाभ से कोने से गुजरने वाले गोले की त्रिज्या कितनी है? तो ध्यान दीजिए, अगर मैं अगर आपसे ये कहा जाए कि घनाभ के कोनों से गुजरने वाला जो गोला है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो हम इस बात को जानते हैं कि उस गोले की त्रिज्या घनाभ के विकर्ण के बराबर होगी। और घनाभ का विकर्ण किस तरह से निकाला जाता है? रेडियस जो होगी, जो इसका डायमीटर होगा, इसका जो डायमीटर होगा वो डायगनल होगा किसके? घनाभ के। तो घनाभ का डायगनल किस तरह से निकाला जाता है? अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट में 8 का स्क्वायर कितना? 64। 12 का स्क्वायर कितना? 144। 24 का स्क्वायर कितना? 576। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 64 प्लस 144 प्लस, तो 784 आपका बन जाएगा। 784 किसका रूट होता है? 784 का रूट क्या होता है? 28। 784 का। उसके बाद अगर ये 28 इसका डायमीटर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी? तो रेडियस होगी 28 का हाफ यानी कि 14 इसकी रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक लैंप शेड शंकु के आकार का है और इसके ऊपरी और निचले सिरे वृत्त है जिनकी परिधि है क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। इनकी परिधि 30 और 40 है।
सिरों के बीच में लंबवत दूरी 6 सेंटीमीटर है। यदि शंकु पूरा हो जाए तो उसका शीर्ष सिरे से कितनी दूर होगा। चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये मैंने बना दिया, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने ये लिया, उसके बाद फिर अब मैंने इसको ये एक शंकु है, लैंप है, ये शंकु के आकार का लैंप हो गया। अब इसकी ऊपरी जो परिधि है वो 30 है और निचली जो परिधि है वो 40 है। इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। अगर ये शंकु पूरा हो जाए, अगर ये शंकु मैं पूरा कर दूं, तो आपसे ये पूछा गया है कि अगर ये शंकु पूरा हो जाए तो यहाँ से इस शंकु के ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी शंकु मुझे मिल रहा है तो मैं इसे आइसोस्केलस ट्रायंगल की तरह डील करूंगा, यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की तरह डील करूंगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज की तरह मैं इसको डील कर रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है ये दोनों साइड्स बराबर है। यहां मैं सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। अगर दो सर्किल्स की सर्कमफेरेंस 30 और 40 के रेशियो में है तो जिस रेशियो में सर्किल की सर्कमफेरेंस होगी उसी रेशियो में सर्किल की रेडियस होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर 3 हिस्सा है तो ये कितना होगा, ये आपका 4 हिस्सा होगा। अब मैं सीधा एक सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ। ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है, ये 3 है, ये 4 है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच में डिस्टेंस है 6। तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 है, ये 4 है, तो ये हिस्सा 3 होगा और ये हिस्सा कितना होगा, 4 होगा। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, 1 होगी। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को। आपको डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये 3 को रिप्रेजेंट करेगा। 3 कितने के बराबर होगा, 18 सेंटीमीटर के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि एक समबाहु त्रिभुजाकार प्लेट के कोनों को इस प्रकार काटा गया है कि ये नियमित षटकोणीय प्लेट बन जाए। तो त्रिकोणीय प्लेट के क्षेत्रफल का षटकोणीय प्लेट के क्षेत्रफल के साथ क्या अनुपात होगा। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को 3 कोनों को काटा गया है कुछ इस तरह से कि ये षटकोणीय प्लेट। षटकोणीय प्लेट का मतलब ये है कि षटकोण का बाहरी एक्सटर्नल एंगल 60 डिग्री होगा। ये भी 60 है तो ये भी कितना होगा, 60। इसका मतलब यह है तीनों कोनों पर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल रहे हैं। अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ तो ये भी ए होगा और ये भी कितना होगा, ए होगा। अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो इसका मतलब जो साइड ये होगी वही ये होगी और वही ये होगी। इसका मतलब ये हो गया कि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में से कितना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में से आपने 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल कोनों में से निकाल दिए हैं। किसके, अगर टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका 27 था तो टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका 3a साइड का था, तो नया इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका कितने का है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका ए का है। अगर मैं इनके साइड का रेशियो चेक करता हूं तो वो 3 और 1 है। अगर मैं इनका एरिया का रेशियो चेक करता हूं तो कितना आ जाएगा, सर ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। साइड का रेशियो अगर 3 और 1 का है तो एरिया का रेशियो 9 और 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि पूरे ट्रायंगल का एरिया अगर 9 होगा तो इन छोटे छोटे ट्रायंगल्स में से प्रत्येक का एरिया 1 होगा। और अगर मैं इनको 3 से गुणा कर देता हूँ
तो टोटल एरिया कितना बनेगा 3। तो आपसे पूछा गया है कि टोटल क्षेत्रफल और षटकोण का क्षेत्रफल, तो अगर मैं इस टोटल को 9 में से 3 घटा देता हूं तो इसका एरिया कितना बनेगा, तो इसका एरिया 6 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल जो एरिया है वो 9 है और षटकोणीय प्लेट का एरिया 6 हो, तो इसका रेशियो आ जाएगा 3:2। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई की लंबाई क्या होगी। ध्यान दीजिए, त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई हमेशा सबसे बड़ी भुजा पर होगी, क्योंकि हाइट इनटू बेस कांस्टेंट होता है, उससे एरिया बनता है। तो अगर आप हाइट बढ़ाएंगे तो साइड आपको छोटी रखनी पड़ेगी, और अगर आप सबसे बड़ी साइड लेंगे तो उस पर आपको सबसे छोटी हाइट लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ कि हीरोन फार्मूले से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूँ। उस ट्राइंगल को 1/2 बेस इंटू हाइट के इक्वल रख देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सबसे छोटी साइड। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसकी सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप निकाल लेता हूँ। वो किस तरह से निकलेगा, वो निकलेगा 13 + 14 + का 15 अपॉन में कितना 2। तो 13 और 15 28, यानी कि ये आ गया 21 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर अगर 21 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का एरिया कितना बनेगा, अंडर रूट में 21, 21 में से 13 घटाएंगे 8, 21 में से 14 घटाएंगे 7, 21 में से 15 घटाएंगे 6। अब मैं इसे क्या, अब यही एरिया में और किस तरह से निकाल सकता हूँ, यही एरिया में निकाल सकता हूँ 1/2, कोई भी एक बेस लेकर उसके करस्पॉन्डिंग हाइट ले लूंगा। तो अगर मुझे सबसे छोटी हाइट लेनी है तो मुझे सबसे बड़ा बेस लेना पड़ेगा। तो आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़े बेस पर सबसे छोटी हाइट की लंबाई क्या होगी। तो आपने ट्रायंगल के एरिया को इस तरह से एरिया के बराबर रख दिया, तो ये आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 21 को आप 7 × 3 लिख सकते हैं, 8 को आप ऐसे लिखा रहने दीजिए और इसको 3 × 2 लिख सकते हैं। तो जब हम इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें पता है कि कोई भी दो चीजें मिलकर एक रूट से बाहर आएगी, मतलब दो, एक पेयर में से एक बाहर आएगा। तो 7, 7 और ये 7, तो एक 7 बाहर आ गया, 3 और 3 में से एक 3 बाहर आ गया, और 8 दूनी 16 का 4 बाहर आ गया। ये कितने के बराबर है, ये है 15 × h अपॉन में 2 के बराबर। तो h बराबर आ जाएगा इसका 3, इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56/5 यानी कि 11.2 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, 56 की 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 112, 5 की 2 से गुणा कर देंगे 10, 112 10 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं 112 से पहले 112 में 1 से पहले पॉइंट लगा दूंगा, कितना आ जाएगा 11.2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक वृत्त की परिधि व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त का व्यास कितना है। तो वृत्त की परिधि है 2πr और व्यास है 2r, और इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है कितना 16.8। तो आपसे पूछा गया है कि वृत्त का व्यास कितना है। तो मैं 2π कॉमन निकाल लेता हूँ, 2 × 22/7 मैंने कॉमन निकाल लिया। उसके बाद एक मिनट, 2r कॉमन निकाल लेता हूँ, 2r मैंने कॉमन निकाल लिया, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है वो मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद π-1 बचा, यानी कि 22/7 माइनस का 1 बच रहा है, कितना आ जाएगा, 22 में से 7 गया, 15/7 आ जाएगा। तो 2r गुणा में 15/7 और इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 16.8 के बराबर। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहले मैं 8 की अगर 16.8, तो ये इससे इसे डिवाइड कर देता हूँ तो 8.4 हो जाएगा, और 7
अट्ठे 56, 56 और अच्छा 2R मुझे वो नहीं करना, 2R मेरे को नहीं छेड़ना है, तो ये 2R आ जाएगा और ये 16.8 आ जाएगा। तो 2R की वैल्यू कितनी आएगी? 16.8 को अगर मैं 7 से गुणा करता हूँ तो 16 सत्ते 112, 112 का मतलब है 1120, 8 सत्ते 56। देखिए कैलकुलेशन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि 168 को आप 160 प्लस का 8 मान लीजिए और इसकी मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो अगर मुझे 16 का पहाड़ा याद है तो 16 सत्ते 112, 1120 हो जाएगा और 8 सत्ते 56, 56 और 1176 आपका आ जाएगा। तो 11 117.6 अपॉन में कितना जा रहा है? 15 जा रहा है। तो 2R की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 15 सत्ते 105, 12 बच गया 126 पॉइंट, 15 अट्ठे 120, 4 बच गया। उसके बाद फिर कितना आ जाएगा? तो लगभग 7.8 के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो यही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण है AC और 3√5 दे रखा है और AB को अगर डबल कर दिया जाए और BC को ट्रिपल कर दिया जाए तो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल ही रहता है और इसका हाइपोटेनस 15 बन जाता है। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल को दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल में इस तरह से फॉर्म किया गया है कि उसके परपेंडिकुलर को या उसके एक छोटी साइड को 2 गुना कर दिया और दूसरी छोटी साइड को 3 गुना कर दिया और दोनों केसेस में आपको हाइपोटेनस दिए गए हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर AC हाइपोटेनस है तो इसका मतलब ये होगा कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे? 45। इस तरह से निकाला जा सकता है क्योंकि 3√5 का स्क्वायर कितना होगा? 45 होगा। मैं लिख लेता हूं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर कितने के होगा? 45 के होगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि AB को डबल कर दिया, तो AB को कितना कर दिया? अगर मैं AB को डबल कर देता हूं तो 2AB हो जाएगा। BC को ट्रिपल कर देता हूं तो ये 2BC हो जाएगा। ट्रिपल कर दिया 3BC हो गया। अगर मैं इनके स्क्वायर्स को जोड़ता हूं तो मुझे हाइपोटेनस का स्क्वायर मिलना चाहिए। किसका? 15 का स्क्वायर। तो ये बराबर क्या लिख सकता हूं मैं? 15 के स्क्वायर के। तो 2AB स्क्वायर को लिखा जा सकता है 4AB स्क्वायर प्लस 9BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 225। इसको 4BC स्क्वायर प्लस 5BC स्क्वायर लिखा जा सकता है। 4AB स्क्वायर और 4BC स्क्वायर का अगर एक AB स्क्वायर प्लस एक BC स्क्वायर की वैल्यू 45 है तो 4AB स्क्वायर और 4BC स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 45 इंटू 4 और प्लस का 5BC स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 225। तो 5BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनेगी? सर 225 में से 180 घटा दीजिए 45, तो 5BC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9। अगर BC स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई तो इसका मतलब ये है कि BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। BC अगर 3 आ गया तो अब BC स्क्वायर कितना आ गया? छोड़िए इस बात को। BC स्क्वायर आपका 9 आ गया तो BC स्क्वायर की जगह आप 9 रख दीजिए। 9 में कितना जोड़ें कि 45 आ जाए? तो AB स्क्वायर 36 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि AB की वैल्यू 6 है और BC की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली थी वो 3 है। तो और 6 और 3 मिलकर कितना बनता है? 9 सेंटीमीटर बनता है। तो ये आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक वृत्त की बाहरी एक बाहरी वृत्त की त्रिज्या, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक समकोणीय शंक्वाकार टोपी मेज के ऊपर इस तरह से रखी गई है कि दो गोलों को ढक रही है और दोनों गोलों को छू भी रही है। छोटे गोले की त्रिज्या r है और बड़े गोले की त्रिज्या बड़ा r है। तो और शंकु का ऊर्ध्वाधर कोण 2 थीटा है। तो आपको बताना है कि शंकु की ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले शंकु का मतलब जैसे ही शंकु आएगा मैं इसको एक आइसोस्केलस ट्राइंगल के रूप में ट्रीट करूंगा।
ये एक मेरा शंकु बन गया, इसके अंदर दो सर्किल हैं, दो सर्किल भी मैं लगा देता हूँ। पहला सर्किल आपका ये है, यहाँ एडजस्ट हो गया। दूसरा सर्किल आपका ये है, कुछ यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। चलिए दूसरे सर्किल को मैं खुद ही बना देता हूँ। ये आपका दूसरा सर्किल हो गया। एक सर्किल ये है, एक गोला ये रखा है और दूसरा गोला ये रखा है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, इसके अंदर दो सर्किल रखे हुए हैं और मुझे उन सर्किल की रेडियस निकालनी है। गोला और शंकु को भूल जाइए, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक सर्किल यानी कि वृत्त को याद रखिए। तो जैसे ही हम वृत्त, ये सर्किल जैसा नहीं लग रहा पर आप इसको सर्किल ही समझिए, इन दोनों की रेडियस मुझे पता है कि अगर दो सर्किल है, दो टचिंग सर्किल की के सेंटर से होने जाने वाला पॉइंट, उनके सेंटर्स को मिलाने वाला पॉइंट उनके टचिंग पॉइंट से होकर जाता है, ठीक है। तो इससे मैं इसको ऐसे मिला सकता हूँ, ये हाइट हो गई। हाइट का मतलब है ये आपका कितना हो जाएगा आर, ये कितना हो जाएगा आर, ये कितना आर, ये कितना आर हो गया। तो उसके बाद फिर ये ये आर है और ये मैं इसको एक्स मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, या ए मान लेता हूँ। इसकी रेडियस मैंने ए मान ली। ध्यान दीजिए, अगर मैं इससे इसको मिलाऊंगा तो मुझे पता है कि ये इसकी स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा या टेंजेंट सर्किल के साथ या सेंटर के साथ 90 डिग्री पर होगा। ये स्पर्श रेखा टेंजेंट सर्किल के साथ 90 डिग्री पर होगा। तो ये आर है, ये आपका आर है, ये ए होगा तो ये आपका ए होगा। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि मैं ये 90 डिग्री, ये एंगल दोनों का कॉमन है, तो ये टोटल एंगल दे रखा है 2 थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल आपका थीटा होगा। ऊर्ध्वाधर कोण आपका 2 थीटा दे रखा है, तो इसका मतलब ये कोण कितना होगा, थीटा होगा। ये आपका आर है, ये आपका आर है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये आर है, ये आर है, तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूं छोटे ट्राइंगल की बड़े ट्राइंगल के साथ, ठीक है। छोटे ट्राइंगल की मैं बड़े ट्राइंगल के साथ कंपैरिजन कर रहा हूं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि इतने वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट कितना होगा, तो कह सकता हूं कि सर टोटल अगर मैं h मान लेता हूं, टोटल इसकी हाइट क्या मान ली, h मान ली, तो सबसे पहले ये कितना बनेगा, मैं इसके हाइपोटेनस को और इसके 90 डिग्री के सामने ये दोनों ले लेता हूँ, तो इसके सामने टोटल कितना बनेगा, सर आप कहेंगे कि सर h में से आप r घटा दीजिए, और इसके सामने वाला कितना बनेगा, तो h में से आप r प्लस आर, 2r माइनस आर घटा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं तो इसकी वैल्यू निकलेगी h माइनस का 2r प्लस आर, और इसकी वैल्यू निकलेगी h माइनस आर। तो मैं लिख सकता हूं h माइनस 2r प्लस आर अपॉन में h माइनस आर इज इक्वल टू राइट एंगल, ये आपका r है और ये आपका r है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, h की r से गुणा कर देता हूं तो एच आर माइनस 2r स्क्वायर माइनस का आर आर इज इक्वल टू एच आर माइनस का आर आर। आर आर से आर आर कैंसिल हो जाएगा, एच आर इधर आ जाएगा, तो एच कॉमन ले लिया तो ये आपका आर माइनस आर बच जाएगा, बराबर आर स्क्वायर 2r स्क्वायर आपका इधर आ जाएगा। तो h बराबर आ जाएगा 2r स्क्वायर अपॉन में r माइनस आर। तो आप अपनी हाइट आ गई 2r स्क्वायर अपॉन में r माइनस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि एक शंक्वाकार टोपी है, सेम क्वेश्चन है, इसमें आधार की त्रिज्या एंगल पे निकलवाइए। तो मैं इसी फिगर पे उस क्वेश्चन को कर देता हूँ। जैसे ये आपका शंकु है, ये रेडियस है, तो
शंकु की आपसे पूछा गया है शंकु के आधार की त्रिज्या, ये मेरे से निकलवाया है। ये एंगल टोटल एंगल 2 थीटा है। ये एंगल कितना बना? थीटा बना। एच मुझे पता है कितनी दे रखी है, तो मैं टेन थीटा इज इक्वल टू इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है, थीटा के लिए बेस ये है, तो मैं टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? ए अपॉन में एच लिख सकता हूँ। तो एच की गुणा टेन थीटा से हो जाएगी, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी एच टेन थीटा। ए की वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा इंटू, और एच की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या है? एच की वैल्यू है 2r² अपॉन में r माइनस आर। तो ये आंसर आ जाएगा 2r² टेन थीटा अपॉन में r माइनस आर, भी आपका आंसर आता है। क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक रेखाखंड ए बी को सी पर विभाजित किया गया है। कुछ इस तरह से विभाजित किया गया है कि S1 S2 और S3 को ए बी सी के व्यास ए बी ए सी और सी बी पर व्यास के रूप में खींचा गया है, एक ही तरफ स्थित है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन है कि एक अर्धवृत्त है, एक लाइन है आपकी ए बी, और इसको सी पर विभाजित किया गया है। चलिए सी पर विभाजित कर दिया गया। उसके बाद ए बी को डायमीटर मानकर भी मैंने एक सेमी सर्किल खींच दिया, AC को डायमीटर मानकर भी सेमी सर्किल खींच दिया, और BC को डायमीटर मान के भी सेमी सर्किल खींच दिया। उसके बाद ये सेमी सर्किल्स S1 S2 और S3 हैं। S1 ये वाला सेमी सर्किल, S2 ये वाला सेमी सर्किल, और S3 ये वाला सेमी सर्किल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, दो सेमी सर्किल्स अगर यहाँ बन रहे हैं, अब तीसरा सेमी सर्किल आपका बनाया गया है जो आंतरिक रूप से S1 S2 और S3 तीनों को टच कर रहा है। तो इसका मतलब एक तीसरा सर्किल बनाया गया है जो S1 S2 और S3 को करता है। तो इसके लिए एक सीधा सीधा फॉर्मेट होता है, अगर आपने प्रिपरेशन लेवल पे आप इस चीज़ को चेक कर लेंगे कि ये अगर आपका R है, ये अगर टोटल आपका A दे रखा है, और ये आपका R है, इस तरह के केस में तो A बराबर या R बराबर क्या होगा? R बराबर A अपॉन में 6 होगा। R बराबर कितना होगा? A अपॉन में 6 होगा। या अगर इसकी डायमीटर में R मान लेता हूँ, A मान लेता हूँ, और इसकी रेडियस बड़ा R मान लेता हूँ, तो ये छोटा R जो है वो R/3 होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा R बराबर 3R। बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? S1 और S1 का क्षेत्रफल आपको दे रखा है N, और S का क्षेत्रफल दे रखा है M। S1 का क्षेत्रफल दे रखा है N, और S1 का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? क्वेश्चन आ जाते हैं। S1 M जो है वो S का क्षेत्रफल है, और N S1 का क्षेत्रफल है। M जो है वो S का क्षेत्रफल है, इसका एरिया M दे रखा है, और इसका एरिया N दे रखा है। तो M और N की कंपैरिजन करनी है। तो सबसे पहले इसका एरिया N, इसकी रेडियस कितनी है? 1 है। इसकी रेडियस कितनी है? 9 है। तो मैं कह सकता हूँ 3 है, तो ये 9 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, तो 2n² यानी कि 9m बराबर 2n आपके कंपैरिजन हो जाएगी। नॉट एन इश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपसे कहा गया है कि अगर एक विकल्प ए के आधार पर किसी क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है और अन्य तत्वों का उपयोग करके नहीं दिया जा सकता, मतलब एक से आंसर दिया जा सकता है, अन्य का उपयोग करके नहीं दिया जा सकता, तो ऑप्शन ए होगा। यदि अकेले उपयोग करके आंसर दिया जा सकता है तो विकल्प बी होगा। यदि दोनों का उपयोग करके आंसर दिया जा सकता है, अकेले नहीं दिया जा सकता, तो सी होगा। और अगर दोनों का ही भी उपयोग करके आंसर नहीं दिया जा सकता, तो आंसर कितना बनेगा? डी बनेगा। तो इसका मतलब ए बी सी डी। ए का मतलब है केवल एक से, दूसरे से नहीं। बी का मतलब है दोनों में से किसी एक से आंसर दिया जा रहा है। तीसरे का मतलब है दोनों आवश्यक हैं। चौथा ऑप्शन डी का मतलब है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सफिशिएंट नहीं है आंसर के लिए। तो पहला अर्धवृत्त का व्यास है 20 सेंटीमीटर, इसकी छोटी भुजाएं अर्धवृत्त में अंकित आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? मतलब एक सेमी सर्किल में एक ट्रायंगल बना हुआ है, उसका एरिया पूछा गया है
और आपसे कहा गया है कि सेमी सर्किल की जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, और सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दो साइड्स हैं, शॉर्टर साइड्स हैं ट्रायंगल के। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन ही आपका यह है कि सेमी सर्किल है और डायमीटर बेस है, तो इसका तो हमें सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर एक सेमी सर्किल में आप कोई भी एंगल बनाएंगे तो वो कितने डिग्री के बराबर होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल के बराबर होगा। चाहे भी कहीं भी बनाए राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि सेमी सर्किल की जो डायमीटर है वो 20 है। अब 20 से मुझे इन दोनों साइड्स का ये अंदाजा नहीं लगेगा, तो इसका मतलब मैं फर्स्ट से आंसर नहीं दे सकता। सेकंड सेकंड ये कहता है कि दोनों साइड्स जो है वो 12 और 16 है, मतलब एक साइड आपकी 12 है और एक साइड 16 है, और मुझे पता है कि एक सेमी सर्किल है तो इसकी डायमीटर जो है, सेमी सर्किल में अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल की शॉर्टर साइड्स अगर मुझे दी है तो स्टेटमेंट सेकंड से ही आप आंसर दे सकते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट से नहीं दिया जा सकता, तो ऑप्शन ए ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चंस खत्म हो गए। ये सारे क्वेश्चंस थे जो CDS 2 2023 में आपके मेंसुरेशन सेक्शन से पूछे गए थे। नेक्स्ट सेक्शंस के साथ मैं नेक्स्ट क्लास में आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।